हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमने पिछले क्लास में जहां तक पढ़ा था उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार पिछले वाली क्लास का एक फर्स्ट रिकैप ले लेता हूं ताकि आपको इजी पड़े। हम लोग पढ़ रहे थे आवर इन्वायरमेंट में, बायोटिक टॉपिक में। हम लोग पढ़ चुके थे कि बायोटिक जितने हमारे इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोग इसके बारे में बायोटिक में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं। हमने बायोटिक में पढ़े थे। बायोटिक में क्या क्या था सर? बायोटिक में हमारे पास में था प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम नाम देने थे। हम लोग समझे थे कि डिफरेंट यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपका बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, एल्गी है, हमने सब नाम दिया था। बट देन बेसिकली हम लोग दो के बारे में पढ़े थे, बैक्टीरिया और फंगी के बारे में। अच्छा, हम लोग इतना पढ़े थे। और हमने वहाँ पढ़ा था अबाउट स्कैवेंजर्स, अबाउट डिकम्पोजर्स। हमने इस टॉपिक का ये सारे पोर्शन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग उसी टॉपिक में बायोटिक कंपोनेंट्स में थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया था, हम लोग उसे पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसमें क्या था सर? इसमें अगर आप कॉपी बुक पलटेंगे तो आप जानेंगे कि आपने वहाँ लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था स्कैवेंजर। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपका दो जरूरी और दो बेसिक इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के डिमांड के हिसाब से वो टॉपिक जरूरी है। वो क्या है सर? वो हमारे पास में है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये क्या होते हैं तो हम लोग इस वीडियो में ये समझेंगे। और आगे हम लोग फिर नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा है, अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, हम लोग इस पे उसे समझेंगे। तो जल्दी से हम समझ जाते हैं कि ये दोनों क्या चीज, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, हम लोग फर्स्ट से समझ लेते हैं। आप अपने इर्द गिर्द, अपने आस पास इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत से मटेरियल देखे होंगे जो डिफरेंट चीज के बने होते हैं। जैसे सर कुछ बने होते हैं प्लांट के, कुछ बने होते हैं केमिकल से, कुछ प्लांट के पार्ट्स के। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि मैं कपड़ा पहना हूँ, ये प्लांट के भी कुछ पार्ट से बने होंगे और इसमें कुछ कलर है, केमिकल यूज किया गया होगा। ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये प्लास्टिक का बना होगा। ये बोर्ड है, ये वुड का है। ये दीवार आपके लग, जितने भी आपके आसपास चीज देखते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। आइदर वो आपके पेपर, आइदर आपके वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या आइदर वो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं आइदर वो नेचुरल है, आइदर वो मैन मेड है। डिफरेंट बहुत सारी चीजों को अपने आसपास देखते होंगे। हम इसमें ये समझेंगे कि ये जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट मैटर जो हैं, जो अलग अलग चीज के बने हुए हैं, इसका यूज होने के बाद क्या होता है। फिर हमारे पास जो वस्तुएं प्रेजेंट है, जो हमारे पास जो सब्सटेंस है, उसका हम यूज तो कर रहे हैं, हम उसका प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या प्रयोग होने के बाद क्या? जैसे कि आपने देखा था पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में, डिकम्पोजर्स जो हाथ हैं उस सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे थे, उसे मिट्टी में मिला दे रहे थे, उस मिनरल्स का यूज करने के लिए मिट्टी में से मिक्स कर दे रहे थे। उस तरीके से कुछ चीजें, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होंगे ना जिससे वापस से मिक्स करना। तो उसी डिकम्पोज वाले शब्द से ही, डिकम्पोजर्स वाले टॉपिक से ही रिलेट करिए इसे, समझिए इसे कि जैसे वहां डिकम्पोज कर रहा था तो वो डिकम्पोज जिसे कर रहा होगा वो भी तो कुछ मटेरियल्स होंगे, वो भी तो किसी से बना होगा। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर जिस पे काम कर रहे होंगे, जिसे डिकम्पोज कर रहा होगा, वो सब्सटेंस कैसे होंगे, वो मटेरियल किस तरह बने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इंसान हूँ, मैं एक लिविंग बॉडी हूँ और मैं भी तो डिकम्पोज होऊंगा। आफ्टर डेथ, मरने के बाद मेरी बॉडी भी डिकम्पोज होगी। आइदर प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी चीजें हैं, जितने लिविंग विंग्स हैं, सब डिकम्पोज होंगे ना। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में क्या क्या होंगे। कौन तो ये डिकम्पोज कैसे करेगा? ये डिकम्पोज करेगा उन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करके, उन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके ये डिकम्पोज करेगा। इसमें लिख रखा है आपके लिए यहाँ पे, ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब
मतलब ये हुआ इसमें कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल्स है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से धीरे धीरे डिकम्पोज कर जाएगा। धीरे धीरे ये आपके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इसे ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और ये डिकम्पोज हो जाएगा। ये तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें समझ रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ सिंपलर सब्सटेंस, या ऐसे कहिए ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपलर फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या हुए? वैसे सब्सटेंस जो इजिली सॉइल में डिकम्पोज कर जाएंगे बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बायोडिग्रेडेबल, उसमें क्या क्या आ सकता है सर? उसमें आ सकता है पेपर है, प्लांट के प्रोडक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है। ये सारे एग्जाम्पल आपके जो होंगे, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके किसके? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के। तो अपने इर्द गिर्द देखेंगे जो इजिली डिकम्पोज कर जाता हो, जो इजिली सॉइल में मिक्स कर जाता हो, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली भी उसे डिकम्पोज कर सकता है, उसे कहते हैं हम लोग हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास में? अच्छा, इसमें और थोड़ा बताइए सर, अपने गार्डन में या अपने इर्द गिर्द जितने आपको पेड़ पौधे दिखते होंगे ना, पेड़ पौधे की जब पत्तियां गिरती है तो आप देखते हो कुछ दिन तक तो वहां मौजूद रहता है, फिर धीरे धीरे वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। वो कहाँ चला गया? वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से उस सॉइल में डिकम्पोज हो गया। वहां पे डिकम्पोजर्स आए, डिकम्पोज कर दिए। आपको मैंने पहले सिखा रखा हूँ कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ये सारे चीजें उन पत्तों को, उन पेड़ को डिकम्पोज करके इजिली आराम से सॉइल में मिक्स कर देता है। क्यों? ताकि उनमें जो मौजूद मिनरल्स हैं, उस सॉइल को मिनरल्स मिल सके और वापस से हमारा सॉइल जो है फर्टाइल बन सके, ताकि हम उनका मिनरल फिर से उन प्लांट के द्वारा यूज कर सके। मैं आगे चलूंगा, सिखाऊंगा आपको चैप्टर में रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, हाउ मिनरल्स गेट अगेन बाय द सॉइल, by a plant, by our body. Again, it's complete a round cycle where minerals come and again get inside the soil. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये क्या है? ये वैसे सब्सटेंस हैं जो इजिली, आराम से, जल्दबाजी में सॉइल में डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। इसे इजी वे में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। वो आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैसे क्या है सर? जनरली आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक सब्सटेंस, ये वैसे सब्सटेंस होंगे जो सॉइल में इजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ये आराम से डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं। उसमें क्या क्या है? प्लास्टिक, जनरली प्लास्टिक आप देखते हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ। इसलिए गवर्नमेंट और जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं मना करते हैं कि प्लीज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मत यूज करिए, प्लास्टिक चीजों का उस पर यूज करना कम करिए, ताकि हमारे नेचर में प्लास्टिक का यूज कम से कम हो सके। हम लोग मार्केट जाते हैं तो घर से थैले लेकर जाते नहीं हैं, बाजार सामान लेने गए सबसे प्लास्टिक लिए। आप मान लीजिए 2-4 सब्जियां भी लिए तो इच वेजिटेबल शुड कैरी अ सिंगल प्लास्टिक। अब सिंगल प्लास्टिक कितने सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करेगा, और वही प्लास्टिक वापस से इजिली डिकम्पोज तो होगा नहीं, उसे आप इजिली डिकम्पोज कर पाएंगे नहीं। होगा क्या? आपके नेचर में बहुत सालों तक यूं ही पड़ा रहेगा और वो सॉइल को इनफर्टाइल करेगा, वो सॉइल को खराब करेगा, सॉइल को न्यूट्रिशन लेने से रोकेगा। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में अगर मान लीजिए वो प्लास्टिक बह करके नाली में गया या आपके सीवेज में गया तो वहां उसे जाम करेगा। पेपर तो है नहीं जो इजिली डिकम्पोज कर जाएगा, पानी में गल जाएगा। प्लास्टिक है, गलेगा नहीं, वो बहुत लेट तक, बहुत समय तक वो वहां मौजूद रहेगा और आपके सीवेज को जाम करेगा, वो आपके इन्वायरमेंट को खराब करेगा। तो इसलिए मैंने लिख रखा हूं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ट्रीट नहीं कर सकता है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिकम्पोज नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं हम लोग हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ये थे आपके बायोडिग्रेडेबल, ये आपके हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इजिली ढंग से नेचर में डिकम्पोज कर जाए वो बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं करे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 टॉपिक यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। तो आप ये समझे कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
आगे क्या है, मैंने कुछ चीज में और आपके लिए लिख के रखा हूं, आपके बुक में दिए हुए हैं। यहां मैं लिख रखा हूं ट्विन बीन सिस्टम। ट्विन बीन सिस्टम ये क्या होता है? ये ट्विन बीन सिस्टम आप अपने घर में देखे होंगे। इसमें क्या है सर, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा आपको दो तरह का बाल्टी कह लीजिए या बॉक्स कह लीजिए या दो कलर के आपको डब्बे दिए जाते हैं, जिसमें या फिर उसमें बीन बोल रहे हैं, जिसे हम डस्टबिन कहते हैं, बीन बॉक्स की तरह है, वो डब्बे दिए जाते हैं ताकि आप अपने घरों का जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को आप अलग अलग कर सके। मैं आपको समझाता हूं बढ़िया से कैसे क्या है। उसमें आपको दो रंग के डब्बे मिलते हैं, एक मिलता है आपको ग्रीन कलर का डब्बा, एक मिलता है आपको ब्लू कलर का डब्बा। एक ग्रीन कलर का डब्बा और एक ब्लू कलर का डब्बा। ग्रीन कलर के डब्बे में आप वो सब्सटेंस डाल के अलग करके रखेंगे जो इजिली डिकम्पोज हो जाता है। जैसे सर, जैसे आपके किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स, आपके फ्रूट्स, पेपर, ये आप किस में जाएंगे? ग्रीन वाले में। क्यों? ये इजिली डिकम्पोज करने वाला सब्सटेंस है, ये आराम से डिकम्पोज कर जाएगा, तो इसे आप डालेंगे ग्रीन डब्बे में। ब्लू वाले में क्या होंगे? ब्लू वाले में वो होंगे जो इजिली डिकम्पोज नहीं करते होंगे, जैसे कि पेपर, जैसे कि प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक की थैलियां, ये सारे सब्सटेंस जो होंगे वो आपके जाएंगे ब्लू वाले में। तो ये ग्रीन बिन ट्विन बिन सिस्टम जो है शहरों में दिया जाता है, ताकि जो कूड़ा लेने के लिए घर पे आते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उन्हें इजी वे में नॉन बायोडिग्रेडेबल्स को बायोडिग्रेडेबल्स को सेपरेट करने में आसानी पड़े। और आप भी जब भी आप अगर कोई भी चीज मिट्टी में दबाते हैं, उसे डिकम्पोज करने के छोड़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप कि एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज करने के लिए वहां नहीं डालेंगे, और अपने घर के किचन वेस्ट को जब भी वेस्ट है से निकालते हैं तो उसे पक्का सेपरेट करके निकालिएगा, ताकि आप इजी वे में हमारा जो इन्वायरमेंट उसे डिकम्पोज कर सके। तो आपके ट्विन बिन सिस्टम आपके हुए ये ग्रीन डब्बा और ब्लू डब्बा। ग्रीन में क्या जाएगा? वेजिटेबल का वेस्ट, फ्रूट्स, पेपर, ऐसे डिकम्पोज करने वाला सब्सटेंस। और ब्लू में क्या जाएगा? जैसे कि प्लास्टिक, एल्युमिनियम का फॉयल, ग्लास, बैटरीज, ये जाएंगे आपके ब्लू वाले डब्बे में। तो ये हुए ट्विन बिन सिस्टम। तो ट्विन बिन सिस्टम क्या है समझिएगा, आपको घर पे दिख जाएगा वो जो डब्बा घर पे आपके क्या आता है ना, आपके जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है वो आपको देकर जाता है कि भाई आप इसे ग्रीन वाले में अलग रखिए और ब्लू वाले में अलग रखिए, जो इजिली डिकम्पोज कर जाएगा ग्रीन वाले में, जो इजिली डिकम्पोज नहीं करता है वो ब्लू वाले में, और जब लेने आता तब भी वो अलग अलग करके ले जाता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है दो टॉपिक और इसमें, एक कंपोस्ट और एक वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है? जब आप अपने घर से कूड़ा कचरा निकालते हैं, किचन का वेस्ट हो गया, आपका बचा हुआ रात का खाना हो गया, जूठा जो निकलता है वो हो गया, ये सब आपके गार्डन से लीफ, गार्डन से आप जो गार्डन वेस्ट निकलते हैं आपके, पत्ता पुत्ती जो निकलता है, उन सब की मदद से भी आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। मैं खुद गार्डनिंग करता हूं तो मुझे पता है मैं क्या करता हूं। अपने जितने निकलता है किचन वेस्ट या उसमें किचन निकलने वाला छिलका है, वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल पिल्स जिसे हम कहते हैं वो हो गया, हमारे चाय पत्ती है, जो चावल बनता है उसका स्टार्च यानी जिसे हम माड़ बोलते हैं, हम चावल का पानी बोलते हैं, वो हो गया। जितने भी किचन वेस्ट गार्डन निकले पत्ता पुत्ती साफ सुफ करते हो, सबको मैं क्या करता हूँ एक डब्बे में मिट्टी के अंदर उसे दबा देता हूँ। उससे क्या हो जाएगा, 2-4 मंथ के बाद उसमें आपके अर्थ वॉर्म आएंगे, और अर्थ वॉर्म, रेड वॉर्म, जितने अलग अलग वॉर्म्स हैं उनकी मदद से वो सारे लिविंग कंपोनेंट्स इजिली डिकम्पोज कर जाएगा, और गार्डन में फर्टिलाइजर के रूप में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रूप में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट कुछ इस तरीके की हैं, मैं लिख के रखा हूं, समझिए इस पे कि कंपोस्ट आर दोज सब्सटेंस which produce which made by the kitchen waste put into the pit, cover with the soil and dry leaves acted by microorganisms। कोई ये बोल रहा था आपको कि उन किचन वेस्ट को लूंगा, मिट्टी के अंदर ड्राई लीव्स के सब झाप पोत के से पैक करके छोड़ दूंगा उसे, और फिर वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे कि रेड वॉर्म्स हैं, अर्थ वॉर्म्स हैं, डिफरेंट जो वॉर्म्स जो भी हैं उसे आएंगे, उसे डिकम्पोज करेंगे, और आराम से आपका वो ऑर्गेनिक
वेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा आपका फॉर गार्डन्स फॉर यूजिंग द कंपोस्ट के रूप में। तो हम ये समझे कि कंपोस्ट क्या होता है। बहुत जगहों में इसे गार्डन में यूज करने के लिए तैयार किया जाता है, मार्केट में सेल भी होता है, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बड़े बड़े पैकेट में, बड़े बड़े डब्बे में, बड़े बड़े बोरियों में मिलता है ये। और जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो आपके जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उससे तो कई गुना आपका अच्छा ये कंपोस्ट है, जो आपके यूज करने में आपको इजी है और आपके गार्डन्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो घर का वेस्ट निकला, उसे आपको आराम से कंपोस्ट कन्वर्ट करने के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो ये आपके है कंपोस्ट। तो इसे डिकम्पोज करने उस सारे किचन वेस्ट, सारे आपके ड्राई लिप्स से बनता है। अच्छा, एक और टॉपिक क्या हमारे पास में है, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग ये प्रोसेस है, ये कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग का जो मैं आपको बोल रहा था अभी, तो ये आप कंपोस्ट समझे। तो कंपोस्ट क्या था भाई, जितने भी आपके किचन वेस्ट हैं उसे आप बदल सकते हैं कंपोस्ट के रूप में, ताकि आप अपने प्लांट्स में, अपने गार्डन में इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके कंपोस्ट है, ये आपके गर्मी कंपोस्ट हुए कि वर्मी कंपोस्ट, जिन्हें आप डिफरेंट वर्म्स की मदद से, डिफरेंट वर्म्स की सहायता से आप इसे कंपोस्ट में बदल सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके गार्डन्स के लिए, आपके फार्म के लिए, आपके क्रॉप्स के लिए, आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और एकदम नेचुरल है। तो इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। तो फॉर्मिंग ऑफ कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वर्म्स लाइक रेड वर्म्स, अर्थ वर्म, व्हाइट वर्म्स, इज आर कॉल्ड द वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस है और वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस से आपका कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। अच्छा, ये क्या कर सकता है, और ये आपके न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। मैं आपसे कह रहा था ना कि आपके जो मार्केट मिलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें यूरिया है, फॉस्फेट जो आते हैं, ये सब चीजें जो हैं, ये आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। लेकिन ये आपका क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन आपका फर्टिलाइजर्स है, जो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। और क्या काम करता है सर, ये आपके सॉइल को फर्टाइल करेगा, ये आपके सॉइल को भी फर्टाइल करेगा, एकदम बहुत बढ़िया ढंग से सॉइल को ये फर्टिलिटी देगा। तो ये आपके टॉपिक्स थे जो आपने समझा है इसमें। तो क्या क्या हम देखें अभी यहाँ पर, हम देखें कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल्स वैसे हैं जो इजिली सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये इजिली नहीं होगा। इसमें क्या क्या आएगा सर, प्लांट प्रोडक्ट्स, पेपर। इसमें क्या आएगा सर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट, जैसे कि आपके और मेटल्स के कुछ एल्युमिनियम फॉयल वगैरह, बैटरीज वगैरह, वो इसमें आएगा। फिर हम देखें कि ट्विन बीन सिस्टम। आपके घर में दो तरह का डब्बा आता है, एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। डिकम्पोजेबल ग्रीन डब्बे में, नॉन डिकम्पोजेबल या फिर जो डिकम्पोज लेट से करे वो ब्लू डब्बे में। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये हम लोग देखे इसमें। तो हम लोग समझे इसमें ये सब चीजें। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 3R। जब मैं चर्चा इस हम कर ही रहे हैं तो हम इसे भी क्यों ना देख लें। ये 3R है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि अब जब मार्केट जाते हैं तो आप अपने घर से लेके आते हैं थैला नहीं, और मार्केट में प्लास्टिक जितने भी झोले वगैरह होते हैं ले आते हैं, उससे प्लास्टिक यूजेस बढ़ती ही हैं। तो तुम्हारे पास में 3R एक फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। जितना हो सके आप ऐसे सब्सटेंस का रीयूज करें जो कि इजिली सॉइल में डिकम्पोज नहीं हो सकता है, और हो सके तो उसका कम यूज करना सीखें, रिड्यूस करें उसका, और हो सके तो उसका रिसाइकल करके अगर आप काम चला सकते हैं तो प्लीज उसे आप रिसाइकल करके काम चलाइए। ठीक है, तो ये 3R फॉर्मूले हैं, जिसमें हम कहें कि रीयूज, जिसे हम फिर से यूज कर सकें जिस मायने से, ताकि हमें नया प्लास्टिक या नया ऐसा सब्सटेंस यूज ना करना पड़े। रिड्यूस, हो सके तो कम से कम यूज करें, घर से थैला ले जाएं, पेपर का कुछ थैला ले जाएं, जिसमें कि डिकम्पोज होना आसानी हो सके। और तीसरा क्या, रिसाइकल, जिसे आप फिर से यूज कर सकें, फिर से आप उससे दूसरे रूप में, मान लीजिए कि आप प्लास्टिक को सामान लेकर आए हैं उसमें, और प्लास्टिक आया आप फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, उसे रिसाइकल करने डाल दीजिए, अपने घर में इकट्ठा करिए, और आप उसे जब सेल करें या डिकम्पोज करने की सोचें तो आप उसे अलग तरीके से रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्रियों में करने के
कंपनी वगैरह आप वहाँ डाल सकते हैं, आप वहाँ दे सकते हैं। तो ये 3R फॉर्मूला हो गया हमारे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का। अबायोटिक कंपोनेंट ये क्या होते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जो कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि लिविंग कंपोनेंट इजिली वेब इन्वायरमेंट में ग्रो कर सके, स्टैब्लिश कर सके। और जैसे कि समझेंगे हम लोग इसमें ढंग से कि एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, या यूं कह दीजिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स के हेल्प के लिए ही अबायोटिक कंपोनेंट्स की जो हम रिक्वायर्ड होता है यूज करते हैं। जैसे में क्या है सर, आप सब जानते हैं कि हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट, ये सब लिविंग कंपोनेंट्स हैं। ये सारे बायोटिक में कंपोनेंट्स आप पढ़े हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं। लेकिन क्या लिविंग कंपोनेंट्स को खुद से खुद एनर्जी मिल जाएगा? क्या खुद ही खुद फूड ग्रो कर लेंगे? नहीं से कर सकते हैं ना। तो ये लिविंग थिंग को फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, उन्हें ग्रोथ के लिए, उन्हें सर्वाइव करने के लिए अबायोटिक कंपोनेंट जरूरत पड़ती है। सर ऐसा क्या है अबायोटिक में जिसकी वजह से बायोटिक भी सर्वाइव कर रहा है? तो समझते हैं हम लोग हैं, अबायोटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि उन बायोटिक को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल। ये सारे के सारे वो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो बायोटिक को सपोर्ट करते सर्वाइव करने के लिए। सर जरा एग्जांपल देके सिखाइए, हम सिखाते हैं आपको। हमें जैसे कि हमारा प्लांट क्या है? हमारा प्लांट लिविंग कंपोनेंट्स है, हमारा प्लांट बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है। लेकिन क्या लिविंग कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स, हमारा प्लांट क्या खुद खाना प्रिपेयर कर सकता है? हाँ, आप समझ रहे, आपकी बात है। फूड प्रिपेयर तो खुद करता ही करता है, लेकिन क्या वो खुद से फूड प्रिपेयर कर पाएगा बिना किसी चीज यूज किए हुए? नहीं कर पाएगा ना। तो जिसका वो यूज करता है, जिसका सपोर्ट लेता है, वो कुछ और नहीं, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स है। सर इतना बार बार तो कह रहे हैं अबायोटिक कंपोनेंट सपोर्ट लेता है, क्या एग्जांपल देके समझाइए ना। और तो एग्जांपल दीजिए, दे रहा हूं, बता रहा हूं, सब तो रखिए। मैं नहीं ऐसे समझा रहा हूं आपको कि प्लांट आपका जब फूड प्रिपेयर करता है तो फूड प्रिपेयर करने के लिए वो प्रोसेस का यूज करता, वो है फोटोसिंथेसिस। और आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जिस चीज का यूज करता है वो सारा का सारा क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट। क्या है सर? जरा हमें बोल के बताइए। बोलकर क्यों, लिख के दिखाइए। लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे क्या हमारे पास में है? हमारे पास में होता है CO2, हमारे पास में होता है H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनता है? C6, H12, O6 और ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये है क्या? ये है क्या? ये अबायोटिक कंपोनेंट ही तो है। ये अबायोटिक कंपोनेंट भी तो आता है सारा का सारा। वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग और इसके अंदर डीप में चलते हैं। तो चलिए हम लोग समझ जाते हैं ढंग से। एग्जांपल दे दिया, मैं आपको सिखा दिया, हम लोग समझ चलते हैं कि किस तरीके से आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीजें, कैसे ये बायोटिक को सपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है फिजिकल कंडीशन एंड नॉन लिविंग मटेरियल्स अफेक्ट्स द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट्स। मैं क्या बोला फिर समझिएगा। फिजिकल, ये एक फिजिकल कंडीशन है। और क्या है ये एक नॉन लिविंग मटेरियल है। ये क्या है? फिजिकल कंडीशन है और एक नॉन लिविंग मटेरियल्स है। क्या करता है ये ग्रोथ में मदद करता है, ये मेंटेनेंस करता है। ग्रोथ, आप बड़े होते हैं ना, पेड़ पौधे बड़े होते हैं ना, एनिमल्स ग्रोथ करते हैं ना। मेंटेनेंस, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, खाते हैं, फूड लेते हैं, एयर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, मेंटेनेंस काम चला रहा है हमारा ना। वो किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए। और क्या होता है? रिप्रोडक्शन। आप और हम रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करता है, किसकी मदद से? ये सारा का सारा आपका इन नॉन लिविंग या अबायोटिक कंपोनेंट की सपोर्ट से ही, अबायोटिक की मदद से ही चीजें हो पाती है। तो आइए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि इस अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। इस कंपोनेंट्स में मैंने कहा कि इसमें एयर है, वाटर है, सॉइल है, टेम्परेचर है। ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये सारे आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं।
तो बारी बारी से हम लोग समझते चलते हैं इसमें क्या क्या है। स्टार्ट फ्रॉम द वाटर। आप जानते हैं कि वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपके हमारे जीवन का। हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, आइदर फॉर ड्रिंकिंग, आइदर फॉर कुकिंग, आइदर फॉर वॉशिंग, वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशरूम, इन सब जगहों में हम वाटर का यूज करते हैं। यानी कि वाटर जो है एक मेजर, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ही जरूरी है और इसके वजह से हम लोग सरवाइव करते हैं। हम मतलब क्या, हम लिविंग कंपोनेंट्स, हम मतलब क्या, हमारा जितने भी ह्यूमंस है, प्लांट्स, एनिमल है, हम सब इसकी मदद से सरवाइव करते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लिविंग कंपोनेंट जिसका यूज कर रहा है वो नॉन लिविंग है, अबायोटिक, उसका हम पहले देखे हैं वाटर। तो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, प्लांट्स, खासकर आपके जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, जो क्रॉप्स हैं, जो हम उगाते हैं खेत वगैरह में, वो किससे इरिगेट होते हैं, वो क्या लेते हैं, पानी। तो पानी हमारे पास क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है। और प्लांट कैसा है, प्लांट एक लिविंग कंपोनेंट्स है। तो आपका लिविंग कंपोनेंट प्लांट्स क्या ले रहा है खुद को सर्वाइव करने के लिए, वाटर। वाटर क्या है आपका, एक नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो वाटर। क्रॉप, क्रॉप जिस चीज से, जिस सपोर्ट से ग्रो करता है फील्ड में, वो और क्या है, वो हमारा है वाटर। तो हम समझे इस तरीके से कि डिफरेंट आपके जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो जिनका यूज कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, वो अबायोटिक कंपोनेंट्स ही हैं। तो वाटर में क्या एक और है, वाटर में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जनरली जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश होती है तो हम पानी को इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं, बारिश होती है, बारिश छत पे गिरता है और छत पे जो बारिश की बूंदें जो इकट्ठा हो रही है, जो पानी छत पे भर रहा है, उसे हम पाइप के माध्यम से, पाइप की मदद से एक नीचे हमारे जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसके नीचे भी एक हम टैंक बनाते हैं। एक टैंक बनाएंगे और उस पाइप की मदद से उस टैंक में पानी उतार लेंगे और पानी इकट्ठा करेंगे। जब बरसात चली जाएगी, जब बरसात खत्म हो जाएगा, जब गर्मी का दिन आएगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं। हम मोटर चला करके उसी टंकी से हम पानी छत पे भर सकते हैं, हम अपने डेली हैबिट्स में यूज कर सकते हैं। ये सारे हम उस वाटर इकट्ठे किए पानी से हम यूज कर सकते हैं। तो ये फ्री का वाटर है, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जब रेन होगा, जब बारिश होगी, तब उस बारिश पानी को इकट्ठा कर लेंगे, उसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपकी बुक में फिगर दिए हुए हैं, आप उस फिगर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से रेन वाटर को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, हम लोग बचा के रखते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में या हमारे उस वक्त में काम आए जब पानी की जरूरत पड़े या फिर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एयर। हम लोग एयर यूज करते हैं, हम लोग क्या, प्लांट भी यूज करता है, बट एयर नहीं, एयर में प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट। एयर में क्या क्या कंपोनेंट होता है सर, एयर में होता है नाइट्रोजन, एयर में होता है CO2, एयर में होता है ऑक्सीजन, अदर गैसेज। इन सब कंपोनेंट्स का अलग अलग लोग यूज करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस ऑक्सीजन यूज करते हैं, प्लांट CO2 यूज करते हैं, है ना, कुछ प्लांट नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो ये सब सारे आपके एयर कंपोनेंट्स है। एयर इसका हम बायोटिक वाले यूज करते हैं, लिविंग थिंग वाले यूज करते हैं। ये भी क्या है, ये भी आपका अबायोटिक में है। और क्या, फोटोसिंथेसिस में जिसका हम यूज कर रहे हो क्या है, वो CO2 है। और CO2 की मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर करता है, प्लांट खाना बनाता है। तो वही आपका ये एयर हो गया आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स में दूसरा। तीसरा आपका क्या है, लाइट। लाइट आप दिन में सूरज की रोशनी में आप सर्वाइव करते हैं, उसका यूज करते हैं। प्लांट उससे फूड प्रिपेयर करता है। आप जानते, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट फूड प्रिपेयर करता है और उस फूड में जिसका यूज करता है वो सनलाइट है। तो सनलाइट का यूज करके हमारा प्लांट जो है फूड प्रिपेयर करता है। तो ये भी क्या हो गया, लाइट है। और क्या इसमें भाई, इसमें देखेंगे कि सन ड्यूरिंग डे टाइम सन हमें लाइट देता है और रात में मून देता है। और हम लाइट की मदद से, हम मतलब हमारे प्लांट लाइट की मदद से फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया लाइट का यूज। लाइट भी क्या है, एक तरह का अबायोटिक कंपोनेंट्स है जो बायोटिक को सर्वाइव करने के लिए मदद करता है, बायोटिक को बताता है, बायोटिक को सपोर्ट करता है ताकि आराम से हमारा बायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर सके। तीसरा, चौथा क्या, अच्छा एक इसमें और एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या है, मॉर्निंग ग्लोरी।
ये रात में नहीं खिलता है, ये फूल सुबह सुबह खिलता है और ये बताता है कि सूरज की रोशनी खिली, सूरज की रोशनी आया, और ये मॉर्निंग ग्लोरी सुबह में खिलता है, रात में फिर ये मुरझा जाएगा। एक और क्या है, सनफ्लावर। सनफ्लावर मतलब ये सूरज की रोशनी में धीरे धीरे सन घूमेगा, उधर उधर सूरजमुखी का फूल घूमते जाता है। मॉर्निंग में आपको ईस्ट में दिखेगा और शाम में आपको ये वेस्ट में दिखेगा। जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे सनफ्लावर ये घूमते जाती है। क्या दिखा रहा है, ये आपके लाइट का यूज कर रहा। ऑल जो आपका पंछी, जो आपका जो उल्लू होता है, वो दिन की रोशनी में नहीं रात में निकलता है। यानी कि लाइट भी जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को सर्वाइव करने के लिए, उन्हें एडजस्ट करने के लिए, उन्हें इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए लाइट इंपॉर्टेंस होता है। तो ये हमारा हो गया ये तीसरा कंपोनेंट लाइट। चौथा हमारे पास में है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर गर्म या ठंडा होने कहते हैं। आइदर बहुत ज्यादा गर्म या कम गर्म, बहुत ज्यादा ठंडा या कम ठंडा, जो भी कर लीजिए, इन सब को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। इसे नापते किससे हैं, हम नापते इसे हैं थर्मोमीटर से। अब डिफाइन करने के लिए क्या होगा टेम्परेचर, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर कॉल्ड टेम्परेचर। क्या बोला मैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस आर कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मोमीटर उसे नापने में यूज होता है। थर्मोमीटर के तीन तरह से नापा जाता है इसके डिग्री में। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट, एक डिग्री केल्विन। आप लोग आगे क्लास 7 चैप्टर हीट दिया हुआ है, चैप्टर हीट क्लास 7 आप लोग वहां पढ़ेंगे। और क्या, जैसे बफेलो को बहुत गर्मी लगती है, तो वो पानी में गर्मी के समय में पानी में दिन भर वो बोरे रहता है, पानी में वो डले रहता है ताकि उसको आराम ठंडक मिले। उसकी बॉडी गर्म होती है, उसकी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स कम होते हैं, उसकी बॉडी बहुत गर्म फील होती है, तो वो आकर के पानी में बैठता है तो क्योंकि अच्छा लग सके। हमारे पास में स्वेट ग्लैंड्स हैं तो हमें गर्मी कम लगती है मुकाबले उस बफेलो से। और क्या है, जैसे कि कैमल, उतनी गर्मी में भी कैमल सरवाइव कर जाता है, उसके स्वेट ग्लैंड नहीं होने के बावजूद भी। तो कैमल भी जो है वो उस डेजर्ट में बहुत अच्छे से आराम से सरवाइव कर सकता है। हम देख रहे हैं टेम्परेचर का एग्जांपल। टेम्परेचर में क्या क्या चीजें होती है, टेम्परेचर किस तरीके से हमारे लिविंग कंपोनेंट्स को, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, बताता है, यूज करने में मदद करता है, सर्वाइव करने में हेल्प करता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से हमारे बायोटिक कंपोनेंट को सपोर्ट करता है, ये ताकि हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स आराम से सर्वाइव कर सके। तो हम इसमें देखें और क्या देख सकते हैं हम लोग हैं, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन्स कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं। हमारा जो एलिफेंट है, लायन है, या और बहुत सारे एनिमल्स जो भी है वो कोल्ड में या फिर वार्म प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का हुआ। नेक्स्ट हमारा है वो है सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सारे प्लांट, मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं, सॉइल में सर्वाइव करते हैं। सर सॉइल देता क्या उन्हें, सॉइल देता है वाटर, सॉइल देता है उन्हें मिनरल्स, ताकि अच्छे से हमारा प्लांट सर्वाइव कर सके। हमारा प्लांट जो है उनसे न्यूट्रिएंट्स मिनरल लेके अपना काम चला सके। तो इस तरीके से आपका सॉइल जो हुआ वो अबायोटिक कंपोनेंट्स है, लेकिन जिसको प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, ये वो क्या है, वो आपका बायोटिक्स है। और क्या है, ये बहुत सारे के लिए होम है। ये आपके बहुत सारे स्नेक, लिजार्ड, आपके बहुत सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे जो जीव जंतु है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहते हैं, तो ये आपके सॉइल का एग्जांपल है। ये सॉइल में आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये उनके लिए होम भी है। अब हमारे पास ये पूरे अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम समझे जाने। ये हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स का सारा फैक्टर था। क्या क्या था, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक को सर्वाइव करने के लिए, बायोटिक को सर्वाइव होने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अबायोटिक कंपोनेंट की मदद से हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स सर्वाइव करता है, हमारा बायोटिक कंपोनेंट नेचर में रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट, या इसे हम फूड चेन भी कहते हैं। आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, वो किसी न किसी सर्वाइव करते हैं। जैसे कि आपका लायन जो है डियर पे सर्वाइव करता है, हिरन जो है, डियर जो आपका ग्रास सर्वाइव करता है। ये इंटरेक्शन है, एक तरीके से इंटरेक्शन है और एक तरीके से डिपेंडेंसी भी है। वो उस पर डिपेंड रहता है, उसके लिए उसका काम नहीं चलेगा। तो इसे हम फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में क्या है भाई, ग्रास खाता है कौन, डियर को कौन खाता है, लायन। ये इंटरेक्शन इन्वायरमेंट में है, फूड चेन का है।
आप इसमें और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि नीचे में कुछ थोड़ा सा एनिमल है, जिसको जानवर, जैसे कि आपका रैट है, रैट को कौन खाता है? स्नेक। कौन कौन खाता है? ऑल, या फिर वल्चर वगैरह। तो ये इंटरेक्शन इन्वायरमेंट में फूड चेन आपका एक टॉपिक है आपका, ये इसमें आप इसमें समझ रहे हैं, आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक जो है अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये इसमें है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपने देखा, समझा, पढ़ा, ये सब चीजें उसमें होती है। और एक आपका था इंटरेक्शन इन द एनवायरनमेंट में, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल साइकिल। आप इसके बारे में इससे पहले इसी चैप्टर में थोड़ा सा कहीं पढ़े हैं, मैंने आपको बताया था। आपको अगर ध्यान आ रहा होगा तो हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कहाँ पे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले टॉपिक में, जहाँ हम सीखे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजर्स के बारे में। हम लोग वहाँ पे चर्चा किए थे, हम लोग समझे थे किस तरीके से जब भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी कंपोनेंट्स को डिकम्पोज करता है, उसे वापस से सॉइल में मिलाता है, उसे ब्रेक डाउन करता है, तब उसमें मौजूद उसके न्यूट्रिएंट्स, उनके मिनरल्स वापस से सॉइल में मिक्स कर जाते हैं। तो हम लोग इसमें समझेंगे कि किस तरीके से आपका न्यूट्रिएंट्स, आपका मिनरल वापस से सॉइल में मिक्स कर जाता है जब कंज्यूमर्स और प्लांट, यानी कि प्लांट और एनिमल्स जब डेथ करते हैं, तो किस तरीके से वो वापस सॉइल में मिल जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग इसमें और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग हैं। अब ऐसा समझिए कि जब भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर प्लांट्स आइदर एनिमल, जब भी लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेथ करता है, जब उनकी मृत्यु होती है, जब उनका अपना कार्य समाप्त होता है, तो वो किसी न किसी तरीके से वो वापस से उसी मिट्टी में, उसी कंपोनेंट्स में, उसी सॉइल में सब कुछ वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपने देखा था इससे पहले टॉपिक में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में क्या था उसमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें क्या था? ब्रेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक करके उन्हें वापस सॉइल में मिक्स कर देता है। तो ये हम लोग वहां पे समझे थे। तो उसी का थोड़ा सा और डिटेल वर्जन हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो जो आपका ऑर्गेनिजम्स है, वो जो आपका कंपोनेंट्स है, वो जो आपके लिविंग कंपोनेंट्स है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, ये सब कैसे वापस से सॉइल में मिक्स कर जाते हैं, हम लोग समझेंगे। और सॉइल में मिक्स क्यों करते हैं? ताकि उनका जो मिनरल्स है वो हम लोग यूज कर सके, उनका जो मिनरल्स है वापस सॉइल में जाए और फिर से उसका प्लांट जो है यूज करे। ये होता कैसे है समझिए। जैसे मान लीजिए प्लांट फूड प्रोड्यूस करता है। आप देखे थे कल कि किस तरीके से बायोटिक कंपोनेंट जो है वो इससे यूज करता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स का अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है किसकी मदद से? एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, इन सब की मदद से प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है। तो उस फूड प्रिपेयर में जब फूड प्रिपेयर कर लिया, अपने न्यूट्रिएंट्स रख लिया, ये प्रोड्यूसर्स, अब प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? कंज्यूमर, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, जो भी है, लीफ, फ्रूट, वेजिटेबल, जो कुछ चीजें उनके पास में है वो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो अब प्लांट प्रोड्यूस किया अबायोटिक कंपोनेंट का यूज करते हुए, कंज्यूमर्स उससे वो कंज्यूम किया, खाया। अब प्लांट और एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, दोनों भी डेथ करेंगे ना, दोनों की मृत्यु तो होगी। जब डेथ करेंगे तो उनमें मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स वो ग्रैब्स किए थे, जो न्यूट्रिएंट्स वो खाए थे, वो डेथ करने के बाद उन माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से उन्हें ब्रेक किया जाएगा और ब्रेक करके वापस से सॉइल में मिला दिया जाएगा। इसी को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। होता कैसे समझते हैं हम लोग यहाँ पर है। क्या है इसमें भाई? हमारे पास में जब प्लांट यानी ग्रीन प्लांट्स, इसे कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट फूड प्रोड्यूस करेंगे, इन्हें कौन खाएगा? इन्हें कंज्यूमर खाएगा। कंज्यूमर मतलब आइदर कोई एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स है, कंज्यूम करेंगे। तो ग्रीन प्लांट क्या है? ये प्रोड्यूसर्स है, ये फूड प्रिपेयर करेगा। किसकी मदद से? आपको देखे चैप्टर में है, किसकी मदद से? हाँ,
एयर, सॉइल, वाटर, एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है? These all are the अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसका यूज करेगा हमारा प्लांट। प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज करके ये प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा। अब जब फूड प्रिपेयर करेगा इसे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, इसे खाएगा। तो एनिमल्स, एनिमल्स भी कह सकते हैं आप, यहाँ पर ह्यूमन भी कर लीजिए, यहाँ ह्यूमन भी कर लीजिए। अरे एनिमल्स है क्या? एनिमल्स दोनों आते हैं, हम लोग भी वही है, सोशल एनिमल। हाँ बिल्कुल सही। तो एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। अब इन दोनों की मृत्यु होगी। एनिमल्स ड्रॉपिंग यानी कि एनिमल्स मरेंगे, उनका समाप्ति होगी, उनका विशेष होगा, वो खत्म होंगे। और प्लांट भी डेथ करेगा, है ना? प्लांट का भी डेथ होगा, एनिमल डेथ करेंगे। और मटेरियल जो भी चीजें हैं ये सब डेड प्लांट्स, एनिमल्स की ड्रॉपिंग, ये सब क्या होगा? डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा। ये सारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये डिकम्पोज किया जाएगा, ये माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा। आप देखे थे कल ना, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीजें जो है ये एनिमल और प्लांट्स की डेथ के बाद ये डिकम्पोजर्स उन्हें डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करेगा किस लिए? क्योंकि उसमें मौजूद जो मिनरल्स है वो मिनरल्स वापस से सॉइल में मिला दिया जाएगा, वापस सॉइल में मिला दिया जाएगा। कौन? डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके उसे, उसमें मौजूद जो मिनरल्स हैं उसे वापस सॉइल मिला देंगे। अब ये सॉइल में मिल गया, आपका सॉइल क्या हो गया? न्यूट्रिएंट रिच हो गया, सॉइल में फर्टिलिटी आ गई, सॉइल में मिनरल्स आ गए। अब उन्हीं सॉइल में फिर क्या ग्रो करेगा? प्लांट। उन्हीं सॉइल में फिर से प्लांट ग्रो करेगा। और प्लांट जिसका यूज करेगा वो मौजूद सॉइल में, एक तो सॉइल यूज कर रहा है, उनमें मौजूद वाटर, मिनरल्स, ये सब यूज करेगा। एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एयर, तो सॉइल से मिनरल लेगा और अगेन फिर से प्लांट वो ग्रो करेगा। और प्लांट ग्रो करेगा, फिर से वही प्रोसेस, प्लांट ग्रो करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, एनिमल्स खाएंगे यानी कंज्यूमर्स खाएंगे, और ये साइकिल चलते रहेगा। इसी साइकिल को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। ये कंटिन्यूअस रिपीटिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम कंज्यूमर टू एनिमल, एनिमल टू सॉइल, ये चीज जो चलते जा रहा है कंटिन्यूअस, इसी को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। मैंने आपको लिख कर रखा हूं यहाँ पर, इस डिफाइन को कैसे डिफाइन करें पूछेगा आपसे तो लिख सकते हैं हम लोग हैं, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। मैं आपको बोल रहा था कि ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? ये है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में ये रिलेशनशिप है। इसमें हो क्या रहा है? जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से? वही एयर, वाटर, सॉइल, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा किसको? प्रोड्यूसर्स को। और प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस करेगा, प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स। किसके लिए भाई? कंज्यूमर्स के लिए। और आफ्टर डेथ, जब दोनों मर जाएंगे, आफ्टर डेथ ऑफ बोथ, दोनों मरने के बाद ये ब्रेक डाउन कर जाएंगे इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ये टूट जाएंगे स्मॉल कंपोनेंट्स में। किसकी मदद से? बाय द यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स। ये टूटेंगे, डिकम्पोज करेंगे और उनका न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में रिटर्न कर दिया जाएगा। ये वापस सॉइल में रिटर्न बैक हो जाएगा। इसी कंटिन्यूअस साइकिल को हम कहते हैं मिनरल साइकिल। तो ये लगातार प्लांट का मरना, एनिमल का मरना, उससे डिकम्पोजर का डिकम्पोज करना, सॉइल में मिलना उनका मिनरल्स का, ये कंटिन्यूअस साइकिल जो चल रहा है यही आपका है मिनरल साइकिल। तो बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का जो रिलेशनशिप है, जो मिनरल्स का वापस से यूज करना, वापस से रिसाइकल करना, ये वापस जो चलता है साइकिल, इसे ही हम कहते हैं मिनरल साइकिल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मिनरल साइकिल। डिफाइन करने के लिए सर ढंग से लिखा दीजिए, सिखा दीजिए। मैं आपको इसलिए आप लिख कर रखा था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना? तो आप इसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर क्या है? अबायोटिक सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, अबायोटिक सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। यहां प्रोड्यूसर्स मतलब क्या हो रहा होगा? प्लांट।
यहाँ मतलब प्लांट, तो प्लांट को ये न्यूट्रिएंट्स देता है, सप्लाई करता है और वो प्रिपेयर फूड करता है। फूड प्रिपेयर करने के बाद किसके लिए? फॉर द कंज्यूमर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, दोनों के मरने के बाद माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं एंड अगेन इट्स मिनरल्स mix into the soil. This complete cycle is called mineral cycle. तो ये आपका मिनरल साइकिल इस तरीके से कंटिन्यूअस चलते रहता है नेचर में, ताकि हमारा जो भी मिनरल्स है वो कंटिन्यूअस बना रहे, वापस से चीजें ये रिसाइकल होते रहे, ताकि मिनरल्स का मेंटेन रहे। मिनरल्स प्लांट के द्वारा, मिनरल्स एनिमल के द्वारा, एनिमल्स के लिए सब कुछ आपस से ये चीजें यूज होती रहे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इसमें समझते हैं, इस चैप्टर के एंड पे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिया हुआ है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं उसे कि ये टॉपिक क्या है। ये आपका मेंटेनेंस बिटवीन, या ऐसे कह दीजिए कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, वो प्रोसेस और रिस्पायरेशन, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना है, एक बैलेंस होना है। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे कि बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये टॉपिक तो कहता है, टॉपिक का नाम यही है कि बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या यूज करता है? ऑक्सीजन। रिस्पायरेशन क्या यूज करता है? ऑक्सीजन। ओह सॉरी, ये क्या यूज करता है? CO2। ये क्या यूज करता है? O2। तो इसे हम बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 करने से अच्छा है हम ऐसे कह देते हैं कि बैलेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। तो ये आपका एक आदत बेहतर होगा। सर इसमें होता क्या है? आप सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट फूड प्रिपेयर करने के लिए CO2 का यूज करता है। आप सब जानते हैं CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की मदद से हमारा फूड प्रिपेयर करता है हमारा प्लांट। तो ये जो बैलेंस होना है, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। नेचर में अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही बढ़ जाएगा तब भी दिक्कत है, अगर नेचर में CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया तब भी दिक्कत है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नेचर में दो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें दोनों लोग जो हैं अपने अपने रोल अदा कर रहे होते हैं। प्लांट जो है CO2 का यूज करता है डे टाइम में, सनलाइट के टाइम में, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर कर सके। हम सब जानते हैं एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब जो है वो ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। इवन प्लांट भी डे टाइम खत्म होने के बाद, यानी कि जब सनलाइट चला जाएगा, सनलाइट बंद हो जाएगा, सूर्य की रोशनी खत्म हो जाएगी, तब वो भी रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन का ही यूज करता है। तो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है और फोटोसिंथेसिस में आपका प्लांट CO2 का यूज करता है। तो ये दोनों की मदद से हमारे नेचर में ऑक्सीजन और CO2 ये बैलेंस रहता है। तो आइए फट से समझ लेते हैं इसमें हम लोग कि कैसे काम होता है। ये आपको दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन रिस्पायरेशन होने में मदद करता है, और आफ्टर रिस्पायरेशन हम क्या रिलीज करते हैं? CO2। हम आप एनिमल्स जो भी ऑक्सीजन ले रहा है वो रिलीज करेगा क्या? CO2। वो रिलीज करेगा क्या? CO2। और CO2 जिसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा वो है प्लांट। तो इसमें ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा, रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होगा और CO2 रिलीज होगा, और CO2 जहां कंज्यूम होगा वहां ऑक्सीजन रिलीज होगा। तब देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। इधर से वो प्लांट जो है CO2 कंज्यूम कर ले रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में कंज्यूम हो रहा है
तो ये CO2 रिलीज कर दे रहा है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए नेचर में बहुत जरूरी है। कई बार आपका CO2 का मात्रा ऐसे ही बढ़ जाता है, जैसे कि आप कुछ पेपर बर्न कर दीजिए, कुछ लकड़ी बर्न कीजिए, पेट्रोल डीजल जो भी बर्न करते हैं, आप सब जानते हैं कि कंबशन के दौरान CO2 बढ़ता है, CO2 रिलीज होता है। आप चैप्टर क्लास 8 में पढ़िए कंबशन में कि क्यों ऐसा होता है, क्या कारण उसमें है। तो जब आप कुछ बर्न करते हैं, कुछ जलाते हैं, बर्निंग और कंबशन, उसमें CO2 रिलीज होता है। तो CO2 को बैलेंस करने के लिए आपका प्लांट है, और प्लांट क्या करता है, प्लांट परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ताकि आपके नेचर में CO2 कंज्यूम कर सके। तो ऑक्सीजन ऑलवेज यूज फॉर रिस्पायरेशन, कोई रहे जहां रिस्पायरेशन होगा, आइदर वो प्लांट्स करे, आइदर वो एनिमल करे, कोई भी जो रिस्पायरेशन करेगा वो ऑक्सीजन का यूज करेगा। डे टाइम में तो हम जानते हैं कि प्लांट CO2 यूज करता है, लेकिन रात में वही प्लांट ऑक्सीजन यूज करता है फॉर द रिस्पायरेशन। तो ये अच्छा, CO2 प्रोड्यूस्ड बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग एंड कंबशन में क्या रिलीज होगा, CO2। तो ये आपका अच्छा फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में ये बैलेंस में। तो कहा पहले आपसे कि जो ऊपर टॉपिक लिखे हैं हम कि ऑक्सीजन और CO2 का ये बैलेंस है, नहीं, इसे ऐसे कह दीजिए कि ये बैलेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे नेचर का। तो प्लांट रहता है, प्लांट है तो आपका इन दोनों को ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करता है, CO2 कंज्यूम करता है। हमारे बस की बात नहीं थी कि हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए। तो ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और CO2 का, ये ज्यादा तरीके से हम कहें सही होगा तो प्लांट की वजह से है। तो प्लांट एक हमारे नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि CO2 और ऑक्सीजन को बैलेंस किए हुए हैं। तो प्लांट बहुत जरूरी है, प्लांट लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि आपके आसपास हरियाली रहे और आपका नेचर आपके CO2 ऑक्सीजन से बैलेंस रहे। कई बार चीजें होती है कि हमारे नेचर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। अभी आज दिन देख रहे हैं आप कि ये अभी आपका अप्रैल चल रहा है और गर्मी एकदम अपने सबसे हाई लेवल पर है। इंडिया के कई सारे बहुत सारे स्टेट जो हैं उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और एकदम बर्निंग बॉल की तरह बिहेव कर रहा है, गर्मी का तापमान बहुत बढ़ चुका है। तो प्लांट रहेगा तो हमारे नेचर का जो ह्यूमिडिटी है, तापमान है, वो मेंटेन रहेगा। तो हमारा चैप्टर ये इन सब में कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, हम यहाँ पढ़े हैं बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, फूड चेन, मिनरल्स, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, बैलेंसिंग ऑफ CO2 और ऑक्सीजन। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर ये कंप्लीट समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, फिर सेकंड पार्ट पे आइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।